10वीं के परीक्षार्थी भाई लोग, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास समय बचा है उसमें हम आपको मदद करेंगे। 2 नंबर वाले सवाल आपको 15 ठो आते हैं, तो 15 दूना 30 नंबर आपको पक्के करा करके जाएंगे। तो पहला सवाल रहा कि 192 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको इसको कैसे पेपर में बनाने हैं, तो देखिए पहला पूछ रहा है कि 192 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, जो भी नंबर है 2 नंबर और उस सवाल का, और मान लिया जाए दिया 192 का, तो 192 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहली बात समझ लीजिए, एक अभाज्य संख्या होता क्या है, तो अभाज्य संख्या होता है वो होता है जो सिर्फ एक से और स्वयं से कटता है, बाकी किसी से नहीं। जैसे 3 जैसे 9 और 13 की बात किया जाए तो इसमें अभाज्य संख्या कौन है, इसमें अभाज्य संख्या जो है 13 है। क्यों है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ 1 से और सिर्फ 13 से कटेगा और किसी से नहीं। अगर 9 की बात किया जाए तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो ये जो 3 एक एक्स्ट्रा आ गया, इसी के कारण ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो अभाज्य संख्या क्या होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, 17 होंगे। क्यों, क्योंकि ये सब संख्याएं जो होते हैं वो सिर्फ अपने आप से और 1 से कटते हैं, बाकी किसी से आप काट के देख लीजिए, किसी के भी पहाड़ा में नहीं आएंगे। तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या, और आपको इसी से स्टार्ट करके लगाने हैं। तो देखिए आपको एग्जामिनेशन में कैसे बनाने हैं, 192 लिख लेने हैं, 2 से काटिए, 2 9 18, 1 2 6 12, लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा, 2 4 8, 2 3 6। अब देखिए 43 किसी से नहीं कटता है, तो ये इसका जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। आप बराबर करके लिख दीजिए, जैसे बचपन में लिखते थे, 2 गुना 2 गुना 43 43, आपका बन करके हो गया तैयार। तो इस तरह से आप जो है एग्जामिनेशन में बनाएंगे, और ये रफ पोर्शन था जो आपको समझाने के लिए हमने यूज किया था। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। अगला सवाल ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का मस्सा ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं, सॉल्यूशन लिखने हैं और क्या करने हैं, देखिए आपको लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A = BQ + R, और आपको A क्या है, आपको एक A दिया हुआ है 225 और B क्या हुआ है 135 गुना। अब 135 में कितने से गुना कीजिएगा कि आपको 225 के आसपास मिलेगा शेषफल जोड़ के। तो 135 से आप क्या कीजिए, 225 में साइड में भाग दीजिए रफ में, 135 1 कम 1 0, 9 3 12, ये कटिंग। तो आपको लिख सकते हैं 135 गुना 1 + 90। अब क्या कीजिए, आप 135 को आगे लिखिए, फिर 90 को लिखिए। 90 में कितना, आप 90 से भाग दीजिए, फिर से 90 से 135 से भाग दीजिए, 90 का 90, 5 9 4 13। तो इस तरह से 90 गुना 1 90 हो गया, प्लस 45 करेंगे तो मिल जाएगा आपको 135। अब आप 90 आगे लिखिए और 45 गुना 2, और शेषफल क्या होगा 0। तो ये आपका जो है जब शेषफल आ जाता है जहाँ पे, वहीं पे आपका मस्सा जो है निकल जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि मस्सा बराबर कितना हुआ, तो मस्सा बराबर हुआ 45। जहाँ पे 0 आ जाता है वही जो होता है भाज्य मस्सा कहलाता है। तो आपका मस्सा 45 निकल गया। यही आपका होगा बनाने का तरीका। अब जो है आप इसको देख लेंगे एक बार, और हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे। इस तरह से आप पेपर में बनाइए, आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। अब जो है अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इस तरह से आपको मिल सकता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो जिस तरह के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। आपको देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब कि विभाजन नहीं करने हैं, भाग वगैरह वगैरह नहीं करने हैं, और बता देने हमको कि 17/8 जो है कि शांत है कि अशांत है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पहले 17/8 को लिखिए। अब देखिए, इसको 17/8 को क्या हम और भी तोड़ सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं 17/8 को? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको रहेगा कि 27/12, तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 9 27, 3 4 12, छोटा कर दिए 9/4।
अब आप इसके बाद काम कर सकते हैं। तो ये पहले से ही छोटा है क्योंकि ऊपर नीचे नहीं करेगा, तो इसको पहले आपको देखने हैं ऐसे सवालों में जब बताने के लिए हो कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि वो जो परिमेय संख्या दिया हुआ है 17/8 वो दशमलव प्रसार उसका शांत है कि अशांत है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं 17/8 को पहले सरलतम फॉर्म में तोड़ देने हैं काट के ऊपर नीचे, तो पहले से छोटा है हो नहीं सकता। अब देखिए अब जो 8 है उसको तोड़ना है। 8 को क्या करना है अभाज्य गुणनखंड जो स्टार्टिंग में हम लोग किए थे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो ये क्या टूटा 2 गुना 2 गुना 2 के फॉर्मेट में टूट गया। अब इसको लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3। अब देखिए ये 5 के पावर 0 के फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5 के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ये जो है ये इसको लिख सकते हैं कि p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। क्यों है? के रूप में है, के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरह के आप फॉर्मूले पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा कि p/q, जहाँ q अगर आपको टूट जाते हैं 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में, तो क्या होते हैं शांत होते हैं, अगर नहीं टूटते हैं तो अशांत होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 के पावर m के रूप में आपको दिख नहीं रहा, लेकिन हमने बनाया है क्योंकि 5 के पावर 0 इसका मतलब क्या हुआ 1, तो 8 गुना 1 फर्क थोड़े पड़ रहा है, 8 ही है ना, तो आपको तो देखने में मिल गया 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, इसलिए शांत है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और रफ भी आप सामने ही दिखा सकते हैं, नहीं तो अपना पीछे भी कर सकते हैं, आपको पेज मिलेंगे सबसे पीछे में। तो इस तरह से कीजिए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे, देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से ऊपर से इसी तरह से बनाएंगे। 17/8 आ जाए तो 17/2 गुना 2 गुना 2, इसको 8 को जो है अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 के रूप में टूट गया। याद रखिए आपको 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में तोड़ना है, अगर टूट गया तो शांत और नहीं टूटा तो अशांत। एक्स्ट्रा भी आ गया 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा आ गया तो समझिए क्यों अशांत हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा तभी आएंगे जब ये जो है अशांत के रूप में होना होगा तब। तो याद ध्यान रखें, थोड़ी सी बातों को आप पहले भी सीखे होंगे। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल सकता है कि द्विघात समीकरण 100x² माइनस 20x प्लस 1 का मूल ज्ञात करें। तो आप याद रखिए जहां पे भी मूल लिख दे तो मूल का मतलब होता है कि x के मान निकालना है और कुछ नहीं। क्या मूल का मतलब क्या होता है? x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग द्विघात समीकरण में? तो दिया हुआ क्या 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं 0। अब देखिए 100 गुना 1 हम क्या करते हैं, आगे जो x² का गुणांक a होता है और जो हमारा अचर पद c होता है उसमें गुना करते हैं। 100 में 1 से गुना करेंगे 100, और 100 का हम क्या करते हैं रफ में अभाज्य गुणनखंड। 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5 × 25। अब देखिए हमको क्या करने हैं कि इस तरह से इसमें गुना करने जोड़ घटाव करने हैं, ताकि हमको जोड़ घटाव के बाद 20x मिले, 20 मिले वैल्यू और गुना होने के बाद 100 ही मिले। तो कैसे हम कर सकते हैं, 5 दूना का 10 और 5 दूना का 10, अगर 10 10 माइनस में जोड़ा जाए तो माइनस का 20 होगा और गुना किया जाए तो 100 होगा। तो देखिए हमारा जोड़ घटाव करके 20 भी आ गया और गुना करके 100 भी आ गया। तो इसी वैल्यू से हम लोग को खेलना होता है। तो आप बचपन में भी सीखे होंगे 9th क्लास 10th क्लास में। तो 100x² इसको लिख सकते हैं 20x को तोड़ करके माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या इसमें 10 10 नजर आ रहा है, x भी नजर आ रहा है, तो 10x का कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 10x और माइनस 1। यहाँ पे आप देखिए कितना का कॉमन लेंगे, तो इतना ही लाने के लिए हमको -1 के कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x और -1, क्योंकि -10 में x 1 से गुना होगा तो -10x और माइनस गुना होगा तो +1। तो आपको पीछे भी देखते रहना है कि हमको पीछे उतना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उतना आ रहे हैं तो समझिए कि आप सही बना रहे हैं या सही दिशा में जा रहे हैं। अब ये मिल गया तो ये क्या हो जाते हैं 7 हो जाते हैं। 10x - 1 इंटू 10x - 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, एक बार 10x - 1 इक्वल टू 0 इसके साथ और फिर इसके साथ,
बारी बारी से क्या कर लेने हैं, बराबर में इसके साथ इसके साथ एक बार बराबर में 0 कर लेने हैं। अब 10x बराबर क्या होगा 1, तो x बराबर 1/10 क्योंकि 10 जाएगा तिरछा तिरछी नीचे। 10x बराबर क्या हो गया 1, तो x बराबर क्या होगा 1, उसके बाद 10 जाएगा नीचे तो 1/10, ऐसे तिरछा तिरछी नीचे ऊपर होता है, आपने समीकरण बनाते वक्त देखा होगा। तो x का एक मूल क्या निकला, मूल निकला 1/10 और ये भी निकला 1/10, तो यही हमारे होंगे फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप सवाल बनाइए और आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। आपको हम सीरीज करवा रहे हैं ताकि आपको 15 गुना 2 30 नंबर आपके फुल टू फुल मिल जाएं, और इसी तरह के पैटर्न के सवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर कहने का मतलब है कि बदला हुआ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जो चैप्टर करवा रहे हैं ना इसी में से ऐसे ऐसे ही सवाल आएंगे और कुछ भी नहीं आने वाले हैं अलग। तो बस आप हमसे जुड़े रहिए और क्वेश्चंस देखते रहिए, जब तक आपका परीक्षा नहीं होता तब तक हम जो है क्वेश्चन का सीरीज करवा रहे हैं। आप इसको समझ लें, देख लें। अब जो है हम लोग अगला सवाल ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 8 और -16 है। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन लिखिए पेपर में, उसके बाद क्या कीजिए, आपको दिया गया है शून्यक बोले तो x के मान को ही यहाँ पे शून्यक कहते हैं, चाहे मूल कहे शून्यक कहे, x के वैल्यू ही समझिए। तो x बराबर समझिए, x बराबर क्या दिया हुआ 8, तो x बराबर उसको अल्फा भी कहते हैं। अगर x बराबर 2 वैल्यू निकला, x बराबर 8 और x बराबर 16, तो हम इसको सब कह सकते हैं कि एक अल्फा का वैल्यू हुआ और एक बीटा का वैल्यू है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको अल्फा और बीटा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अब चलिए इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर 8 और बीटा बराबर -16, क्योंकि 2 शून्य या फिर 2 मूल दिए हुए हैं, एक 8 और एक -16 है। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, px बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला से आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि एक बार मूल को जोड़ने हैं और एक बार गुना करना है। तो द्विघात बहुपद के बराबर क्या होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा, तो 8 और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -16 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है 8 और बीटा क्या है -16। यहाँ पे आप प्लस भी रखिएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, माइनस ही हो जाएंगे, इसीलिए डायरेक्ट आप माइनस लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए x² - 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के 8x बचेंगे और ये क्या होंगे माइनस प्लस गुना होंगे तो माइनस हो जाएंगे। और 16 8 6 48 के 8 हाथ बचा 4 और कर लीजिए गुना, 8 6 48 के 8 हाथ बचा 8 4 12 128 होंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाइए। अब देखिए गुना में होता क्या, अगर -2 गुना 3 नजर आया तो एक माइनस आ रहा है इसलिए -6 होगा। अगर -2 गुना -3 रहा तो 2 माइनस नजर आते हैं तो समझ लीजिए कि प्लस होने वाले हैं। और वही चीज़ -2 गुना -3 जोड़ घटाव में क्या होते हैं तो जुट जाते हैं और चिन्ह रहते हैं वही। फिर -2 + 3 दे तो देखिए बड़ा में से छोटा घटाने के लिए बोल रहा है तो घटाइए। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ यूज हुआ है जो आप बचपन से ही सीख रहे हैं। अब चलिए, तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन के हो गया तैयार, और अगला सवाल हम करेंगे तुरंत ही। तो आप इसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लें। चलिए हम लोग अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपको ये मिल सकता है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि एक वृत्त है जो कैसा है, अर्धवृत्ताकार है, और उसका व्यास, कहने का मतलब A से B तक क्या दिया हुआ है व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको सीधे सीधे लिखना है क्वेश्चंस में बनाते वक्त सॉल्यूशन और गिवन डेट। कहने का मतलब दिया हुआ है, गिवन डेट का वैल्यू मतलब होता है दिया हुआ है। D = क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो R = क्या हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर हो गया। अब जो है क्या पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल, बोले तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है ½ πr²। तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 πr²। 1/2 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r² क्या है 7, तो r² करेंगे तो 2 बार करेंगे r², तो 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल और 2 से 11 मतलब ये कैंसिल, तो 11 में 7 से गुना होगा 11 × 7
77 और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखें कि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और जब परिधि वही सेंटीमीटर में ही रह जाता। तो आप यूनिट को भी देखते चलें, क्योंकि आपको यूनिट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी क्वेश्चन को गलत और सही करने में। अब जो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, और हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करने की तैयारी करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से आ सकता है। देखिए त्रिकोणमिति में जो भी वैल्यू वाला जो क्वेश्चन होता है, जैसे साइन 30 का, 60 का, 45 का, 90 का, जो भी है उसको आप जो है याद रखें, और आप उसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। आपको कोचिंग्स में पढ़ाया गया होगा, स्कूल्स में पढ़ाए गए होंगे, तो आप उसको केयरफुल होकर के तो पढ़े होंगे। आप उसको देख लीजिएगा फिर से, क्योंकि ऐसे सवाल आपको मान वाले मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी मिलेंगे, सब्जेक्टिव में भी मिलेंगे। तो हम क्या करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव का करवा रहे हैं, आप पहले भी सुन चुके हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव का 2 नंबर वाले करवाया जा रहा है आपको, ताकि आप 30 नंबर कवर कर पाएँ। तो देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन, उसके बाद क्या करेंगे, बराबर देंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, इसको पहले लिख लेंगे वही चीज़, और ये वाला फिर से लिखेंगे सॉल्यूशन में भी। और फिर साइन 30 का क्या होता है, 1/2 स्क्वायर है, इसलिए 1/2 का स्क्वायर, tan 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए सेक 30, आपको क्या रखना है, साइन कॉस tan के वैल्यू 3 याद रखना है, बाकी अगर पूछा जाए तो उसको उलट दीजिए। तो सेक 30, अब बताइए कॉस 30 का क्या होता है, कॉस 30 का वही होगा जो साइन 60 का होगा। एक बात याद रखिए, क्योंकि कॉस 30 का डिग्री का वही होगा जो साइन 60 का होगा। क्यों, क्योंकि 60 और 30 क्या होते हैं, 90 होते हैं, और जहाँ पे अगर दोनों जो कोण मिल करके 90 होंगे तो वैल्यू आपस में समान होते हैं। आप ट्रिकी याद भी किए होंगे। तो साइन 60 का होता है √3/2, इसीलिए कॉस 30 का भी होगा √3/2, लेकिन सेक 30 है तो इसको उलट देंगे, 2/√3 हो जाएगा उलटने के बाद। तो यहाँ पे हम 2/√3 बैठा सकते हैं। आप इसको याद भी रखे होंगे, tan 45 का 1 होता है, इसलिए cot 45 का भी 1 ही होगा। तो ये इसको तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब इसको स्क्वायर कीजिए, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो 3 ही बचेंगे, अब प्लस 1। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ने हैं एलसीएम। तो देखिए क्या होगा, 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 का 4 रह जाएगा, 4 और 1 5/4 होंगे, और ये क्या होगा 3 जुड़ जाएगा, तो 4 3 7/3 होगा। अब क्या होता है, नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो क्या होगा 5/4 और गुना 3 चले जाएंगे सबसे ऊपर में। ये रूल होता है कि सबसे नीचे वाला अगर 4 टर्म बन जाए तो नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो 3/7 3/7। अब गुना कीजिए, 5 15, अब 7 28, ऊपर नीचे कटने वाले तो है नहीं, तो यही 15/28 जो आपका आया, यही फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बनाते रहें और 2 नंबर उठाते रहें, और आपको 30 नंबर लाने में कोई भी नहीं रोक सकता। आप बस एक सही दिशा में मेहनत करते रहिए, और आपको मेहनत करने में मदद तो हम करेंगे ही। जितने समय बचे हुए हैं उसमें भी आप अच्छे कर सकते हैं, अगर आप कुछ माइंडसेट अच्छा करके करना चाहें तो, क्योंकि परीक्षा में 1 नंबर का भी वैल्यू होता है। आप 1 नंबर से पीछे और आगे जा सकते हैं, आपका 1 नंबर भी आपका करियर तय कर सकता है, क्योंकि बहुतों का ऐसा हुआ है और हो रहा है। तो आप 1 नंबर को कम मत समझिए, आप पढ़ते चलें, देखते चलें। अब चलिए हम लोग देख लीजिए इसको सरसरी निगाहों से, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, त्रिकोणमिति से ही वैल्यू वाला आते ही रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, सब्जेक्टिव में भी आएंगे, तो आप उसको याद कर लें, ध्यान देते रहें। जैसे 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 6 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, 3 साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, उसको बैठाइए, स्क्वायर करना स्क्वायर कर दीजिए। 4 cos 45 का क्या होता है, तो जो साइन 45 का होता है, क्योंकि साइन 45 और cos 45 मिलकर के क्या हो रहा है 90। तो अभी बताएं कि जितने अगर 2 साइन और cos का मिलाकर के 90 होता है तो दोनों का वैल्यू सेम टू सेम ही आएगा। अगर साइन 45 का जो रहेगा वही cos 45 का, अगर साइन 30 का जो रहेगा cos 60 का रहेगा। इस तरह से काम होते हैं। तो cos 45 का क्या हुआ, होता है 1/√2, तो 1/√2 का हो जाएगा स्क्वायर,
और प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का होता है 1/√3, तो 1/√3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 6 cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसका क्या होगा तो cos 60 का जो sin 30 का तो 1/2 का स्क्वायर। अब इसको बैठाइए 3 गुना 1/4 प्लस 4 गुना रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1/2, 3 गुना रूट से स्क्वायर कैंसिल 1/3 माइनस 6 गुना 1/2 तो क्या होगा 1/4। अब गुना कीजिए 3/4 प्लस 2 दूना 4, तो 2 मरतबे कैंसिल हो गया 2 आ गया, प्लस 3 कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, माइनस ये क्या होगा 2 दूना 4 2 तिया 6 तो -3/2। अब जिस क्या होगा जोड़िए एलसीएम ले लीजिए, एक काम कीजिए एलसीएम 4 का 4 3 प्लस 4 दूनी के 8, क्योंकि इसके नीचे 1 है ना इसीलिए, तो एलसीएम में तो आप पहले से बचपन से ही सीख रहे हैं, तो इसका 4 इकाई 4 माइनस 2 दूना 4 तो 3 दूना 6 क्या होगा 8 4 12 3 15, 15 में से 6 हो जाएगा तो 9, 9/4 यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप सवाल बनाइए और नंबर जो है उठाते रहिए आसानी से। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से मिल सकता है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, सार्व अंतर 4 और अंतिम पद 205 हो तो समानांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या बोले तो नंबर्स, आपको नंबर्स ज्ञात करने के कितने नंबर जो हैं आपको मिल करके 205 के पास पहुंच रहे हैं, तो n ज्ञात करने हैं। तो इस तरह के एपी के भी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले सवाल में आपको दिखेंगे। 5 नंबर वाले में थोड़े से कम उम्मीद रहते हैं, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल में आपको दिखेंगे ही, तो उसको भी आप फॉर्मूले वगैरह याद कर लें। जो टीएन का फॉर्मूला था वो याद रखें, एसएन का फॉर्मूला, योग वाला फॉर्मूला उसको भी याद रखें। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम पद 5 है, तो आपको कुछ नहीं सॉल्यूशन लिखना है। ए इक्वल टू क्या दे हुआ है लिखना है एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़े होंगे इस समानांतर श्रेणी में, समझ गए। तो क्या है ए इक्वल टू दिया हुआ है 5, डी इक्वल टू दिया हुआ है सार्वंतर 4 और फिर टीएन दिया हुआ है अंतिम पद 205। तो इसको देखिए एल लिखिए चाहे टीएन लिखिए, कोई बच्चा क्या होगा एल भी लिख देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात समझ लें, या आप इसको टीएन लिखें या एल लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 205 है तो पूछ रहा है कि एन क्या है, ये जो एन है वो कितने नंबर पे 205 के पास पहुंचा था, ये आप पढ़ चुके होंगे। तो फॉर्मूला होता है टीएन या एल का, टीएन बराबर या एल, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। टीएन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सारे फॉर्मूले जो है आप कंठस्थ याद रखें और आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आपको दिखेंगे। तो टीएन क्या दिया हुआ है 205, अंतिम पद दिया हुआ है 205। ए क्या है प्रथम पद 5 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता है कि कितने नंबर पे 205 पहुंच रहे हैं। डी क्या है 4। अब क्या होगा 5 इस साइड आएगा, 205 में से 5 घटेगा तो 200 बचेंगे। उसके बाद n माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए ऊपर कैलकुलेशन सीख लीजिए, अगर ऐसे आ जाए तो और गुना में रहे दोनों तरफ तो 4 से आप काट सकते हैं, कितना 4 5 20 50 मतलब है, या 4 नीचे भी आएगा तो 50 का मतलब ही कैंसिल होगा। 50 बराबर n माइनस 1। अब n बराबर क्या होगा 1 इस तरफ आएगा तो 50 में 1 जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस इस तरफ बराबर के इस तरफ माइनस होता है, उस तरफ जाता है तो चेंज हो जाता है, प्लस में रहता है। इधर गुना तो उधर भाग, तो याद रखें कि बराबर के किसी भी साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है। तो n बराबर क्या होगा, एक इधर आएगा तो 50 1 51, तो n बराबर निकल गया 41। तो केवां पद था, मुझे रहता है पदों की संख्या कितनी थी तो 51 थी। तो इस तरह के सवाल आपको एपी से भी कुछ सवाल देखने को मिलेंगे, इसी तरह के फॉर्मूले से टीएन और एसएन से आते रहते हैं, तो उसको भी आप देख लें, इस तरह के सवाल आएंगे। और जो वही बेस हम बना रहे हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, हम फालतू के क्वेश्चन कुछ भी नहीं दे रहे हैं, इसी तरह के सवाल आपको पेपर में छपे मिलेंगे। देख लीजिए इसको सरसरी निगाहों से। आपको क्षेत्रमिति से भी सवाल मिल सकते हैं। अगला सवाल क्षेत्रमिति से लिया गया है। देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये क्या है, ऐसे है और ऐसे, ऐसे और एक मिनट ऐसे है। तो ये कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है
और त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ये भी होगा 21 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ से लिया गया है, तो ये एक वृत्त का भाग था, वहीं से इसको काटा गया है। तो पूछ रहा है कि चाप की लंबाई क्या होगी, ए बी। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, इसी को बोलते हैं चाप, जो घुमा हुआ है इसी को चाप बोलते हैं। तो चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो एल बराबर पूछ रहा है आर इक्वल टू पहले से दिया हुआ है। तो क्या होता है, आप सॉल्यूशन लिखिए और लिखिए इसमें कि गिवन डेट, आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेट दिया हुआ है आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और एल का चाप की लंबाई को शॉर्ट में एल लिखते हैं, और एल बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। कहने का मतलब जो फॉर्मूला परिधि का होता है ना, 2 पाई आर घूमते हैं तो 2 पाई आर हो जाता है। अब जितना चाहिए हमको 60 डिग्री तक चाहिए तो थीटा लगा देंगे बटा 360 डिग्री कर देंगे, क्योंकि टोटल में हमको थीटा तक ही चाहिए। ये कब होता है, जो पूरा घूमते हैं तो 360 बटे 360 कट गया तो परिधि हो गया, तो पूरे के लिए हो गया चाप। लेकिन हमको चाहिए इतना ही ना चाप, इसलिए हम लोग थीटा, क्योंकि 60 डिग्री तक चाहिए तो 60 बटे 360, तो वही एक फॉर्मूला मेरा था 2 पाई आर थीटा बटे 360, यही चाप की लंबाई का फॉर्मूला है, जो परिधि में थीटा जोड़ देना है बस। तो क्या होगा 2 गुना 22 बटा 7, आर क्या है, आर दिया हुआ 21, थीटा क्या है 60, अब बट्टे करेंगे 360, इसको काटिए ऊपर नीचे, 60 से 6 मरतबे कट गया, ये 7 से कट गया 3 मरते, और 3 से ये कट गया 2 मरते, और 2 से कट गया 2 कैंसिल। तो इस तरह से आपको सिर्फ 22 बच गए। तो ये 22 जो है 22 क्या था सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, जो चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर हो जाएगी आंसर। तो एल बराबर डायरेक्टली बन गया आपका सवाल। अतः लिख सकते हैं अतः चाप की लंबाई बराबर 21 सेंटीमीटर आंसर। अब जितना बेहतर ढंग से बनाएंगे आपके जो नंबर हैं उतने ही बेहतर मिलेंगे। तो आप इस तरह से बनाइए। देखिए वीडियो जो है काफ़ी लंबा होते जा रहा है, एक और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देख लीजिए इसको सरासरी निगाहों से, अगला क्वेश्चन तुरंत करेंगे। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में दे दिया जा रहा है, कल से यहीं से जो है स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये आप बना करके रखिएगा। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं A23 और B45 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ऐसे सवाल आते रहते हैं नियामक ज्यामिति से, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो इस चैप्टर से भी आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में सवाल मिल सकते हैं देखने को, और ऐसे ऐसे नॉर्मल भी सवाल आते रहेंगे। और 2 नंबर के प्रश्न ही क्या रहेंगे, तो आप थोड़े से माइंडसेट अच्छे करके पढ़ें, यही कामना करते हैं। और ये होमवर्क में सवाल है। तो अगर इसी तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं, हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कल टाइम पे आपको पढ़ाया जाएगा फिर से, तो आपको वीडियो इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, प्यार देने के लिए अपना धन्यवाद।